अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मेरी स्टोरी है वो है शेफ़ बाय किंजा ज़हरा। तो शुरू करते हैं। इन लग्जरी बेडरूम के लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की चौपट खुली थी। रात होने की छाँव बारिश ने मौसम को बेहद खुशगवार कर दिया था। सितंबर के दिन थे, गर्मी वैसे भी अपने अज़ल पर मातम कना थी। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी थी। नम हवा का झोंका कमरे में दर आया। शब्बीर साहब, जो एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे, बेख्तियार उठकर खिड़की में जा खड़े हुए। इनकी नज़र लॉन में जगह जगह मुरझाते पौधों पर पड़ी, जो अपनी दिलकशी और ताजगी खो रहे थे, बिल्कुल इनके दिल की तरह। जब से इनकी शरीके हयात जन्नत बेगम इस दुनिया से रुखसत हुई थी, घर की सारी जिम्मेदारी इनकी अकलौती बहू ज़ारा पर आ पड़ी थी। ज़ारा का अपना सोशल सर्कल इतना वसी था कि वो मारे बंदे घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। सब मुलाजिम इसी ढील के नतीजे में अपनी मर्जी का काम करके चले जाते थे। इनका एक ही बैठा था, हयान, जो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद इनका बिजनेस संभाल रहा था। खुद वो 2 माह से उदासी के भंवर में डूबकर रह गए थे। उन्होंने सरदाह भरते खिड़की बंद कर दी। कैसे एक शख्स के जाने से शहर का शहर वीरान लगता है, ये अब वो समझे थे। अब वो खुद लॉन पर तवज्जो देने का इरादा कर चुके थे। जब से जन्नत इस जहान से गई थी, वो कमरे तक महदूद होकर रह गए थे, वरना शाम को वो अपने पोते के साथ कोई ना कोई गेम खेलते थे। ये लीजिए बाबा आपकी चाय। हल्की दस्तक देकर अंदर आती ज़ारा ने हाथ में पकड़ी ट्रे शीशे की टेबल पर रखी और खुद सामने रखे कॉर्नर सोफे पर बैठ गई। ट्रे में आज भी 2 कप थे। वो मुस्कुरा दिए। जब से जन्नत बेगम का इंतकाल हुआ था, ज़ारा शाम की चाय इनके साथ पीती थी। हयान भी इस वक्त ऑफिस में होता था, जबकि जुनैद के ट्यूटर आए हुए होते थे। वो इसे मनमून नज़रों से देखते कुर्सी पर जा बैठे। बेटा, मैंने तो आपको मना किया था, चाय मत बनाया करें, ख्वामख्वाह आपको जहमत होती है। कुक भी तो जॉब छोड़ गया है, ऐसे में आप खुद चाय बनानी पड़ती होगी, अपने मखसूस शफीक लहजे में कहते उन्होंने ज़ारा को रोज़ की तरह टोका। चाय बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं, हयान और जुनैद, हम सब कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके वक्त दें, लेकिन लगता है आपको हमसे मोहब्बत ही नहीं। इनकी तरफ चाय का कप बढ़ाती ज़ारा ने कदरे न रूठेपन में कहा तो वो हैरान रह गए। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तुम लोगों के सिवा है कौन। फिर भी अगर तुम लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे बताओ। कप थामते हुए इनके लहजे में गहरी तफ्तीश थी। वो रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाने वाले हसास इंसान थे। अपनी फैमिली में तो इनकी जान बसती थी। बाबा, अब आपको इस फेज से निकल आना चाहिए। हयान भी आपको उदास देखते हैं तो घंटों डिस्टर्ब रहते हैं। बेशक मामा के जाने के बाद एक बहुत बड़ा खला हमारी ज़िंदगी में दर आया है, मगर बाबा, हम भी अपने आप को संभाल रहे हैं। आपको भी खुद संभलना होगा, हमारे लिए, अपने पोते जुनैद के लिए। चाय के छोटे छोटे घूंट लेती वो गोया हुई। कितने दिन से ये सब कहने की हिम्मत कर रही थी। इसका बातिन जैसा भी था, वो एक अच्छी अदाकारा थी और अच्छी बहू का रोल ऐसा अंदाज में निभा रही थी। 2 माह हो गए हैं तुम्हारी मम्मी को गए हुए, मगर मेरा दिल अभी भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा। मेरी ज़िंदगी की साथी थी वो, दुख सुख में मेरा हौसला बनती थी। मगर तुम ठीक कहती हो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी की तरफ लौट आऊँ। आप ठीक कहते हैं, मम्मी तो सब मैनेज कर लेती थी। अब देखें, मुझसे मुलाजिम भी नहीं संभाले जाते। आए दिन किसी को छुट्टी चाहिए होती है, कोई जॉब छोड़ जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। अब कुक नहीं, मैं तो जानती हूँ मुझे कितना मसला है। ऊपर से मेरी कज़न ताबिंदा आज डिनर पर आ रही है। अब गलती तो मेरी ही है ना, हफ्ते पहले इनवाइट कर लिया था। क्या खबर थी कुक ही जॉब छोड़ जाएगा। सोचती हूँ इसे फ़ोन करके मना कर दूँ। इसकी यही आदत इन्हें अच्छी लगती थी। वो इनसे अपने छोटे छोटे मसाइल शेयर करती रहती थी, जिसका वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक फ़ौरन हल तलाश कर लेते थे। लो, मेरी बेटी इतनी सी बात पर फिक्रमंद है। मेहमान तो रब की रहमत होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इन्हें मना करने की। आने दो इन्हें। मद्दम मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो इत्मीनान से बोले, मगर बाबा, इतना सारा खाना कौन बनाएगा। आप तो जानते हैं मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। फिर दावत की मुनासबत से खाना तो मेरे से बनता ही नहीं। अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ न कुछ ख़राब हो जाता है। वो जानते थे ज़ारा की फ़िक्र नाहक नहीं। वो शुरू से ही नाज़ों में पली थी। आखिर अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, सो इत्तेफाक से वो बहू भी अकलौती ही थी। चूँकि मैके और ससुराल में कुक मौजूद था,
सो ज़ारा के किचन में जाने का मौका कम ही आता था। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस तुम जाके तैयार हो जाओ। यकीन रखो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मगर बाबा, आप कैसे इतना खाना बनाएंगे? आपने तो कभी बनाया ही नहीं। इसका ताज्जुब बदला। शादी के बाद इसने घर के मामलात हमेशा जन्नत बेगम को हैंडल करते देखा। शब्बीर साहब का किचन से दूर का वास्ता भी नहीं था। तुम ठीक कहती हो, शायद मैं इतने खाने ना बना सकूं, मगर शेफ शब्बीर अलवी ज़रूर सब मैनेज कर सकता है। इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ और हयान को भी फ़ोन कर दो, आज जल्दी आ जाए ऑफिस से। बाबा, आप और शेफ कभी आपने या मामा ने जिक्र ही नहीं किया। ज़ारा के लहजे में अब बेयकीनी थी। ये तो मेरा शादी से पहले का शौक था, जिसकी मैंने डिग्री लेकर तकमील की। काफ़ी अरसा एक 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब भी की। फिर पापा ने कान पकड़ के बिजनेस में लगा दिया। जाहिर है बिजनेस वो अकेले नहीं संभाल सकते थे। फिर जन्नत बेगम मेरी ज़िंदगी में आ गई। उन्होंने सारा घर ऐसे अंदाज में संभाला कि मुझे किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी जब मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाता था तो खाना मैं ही बनाता था। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, मेरी दोस्त का मेरे हाथ का खाना खाकर कहीं भागी ना जाए। ताबिंदा को कोफ्ते बहुत पसंद हैं, वो बना लीजिएगा। बिरयानी और कबाब भी ज़रूर बनाइएगा। कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी हो जाएं तो क्या बात है। इस तरह खुश होते हुए वो बोले जा रही थी। शब्बीर साहब दिल ही दिल में इसके लिए दुआ गो थे। बहरहाल ज़ारा इन्हें बेटियों की तरह अजीज थी। कुछ देर बाद वो किचन में जा खड़े हुए और खाना बनाने में मगन हो गए। इस शब उन्होंने जितने ही पकवान बनाए, मेहमानों ने बहुत मज़े ले लेकर खाए। मेहमानों के सामने इनकी शेफ की डिग्री का तस्करा करते इनके बहू बेटे के चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। मेहमानों की नजरें इनका सैरो खून बढ़ा रही थी। मेहमानों के जाते ही ज़ारा और हयान ने गोया ऐलान कर दिया, अब से खाना शब्बीर साहब ही बनाया करेंगे, क्योंकि घर में इतना अच्छा शेफ होते हुए वो कुक के हाथ के बदमज़ा खाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। कितने सालों बाद इनको कुकिंग की यूं तारीफ बहुत भली लग रही थी। फिर तो गोया खाना बनाना इनकी जिम्मेदारी बन गया। वो भी शायद रूटीन के शब्बो रोज से उकता चुके थे, जब ही रोज नित नए आमलेट, ड्रिंक्स और कॉन्टिनेंटल डिशेस ट्राई करते। सब मज़े ले लेकर खाते। अक्सर लॉन में माली के सर पे खड़े होकर पौधों की काट छांट करवा रहे होते। कभी जुनैद के साथ बैट बॉल खेल रहे होते। वो जुनैद बहुत पढ़ाकू बच्चा था, ज़्यादातर अपने कमरे में किताबों फैलाए बैठा रहता था, मगर दिन के 1-2 घंटे दादा के साथ खेलना इसे बहुत पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी की तरफ लौट रहे थे। ज़ारा के कंधों से गोया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हट गई थी। पहले भी वो मारे बंदे सब ही काम करती थी। जिंदगी एक नई डगर पर चल निकली थी। सारा किचन की जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी बन गया था, जिसे वो निभाने पर मजबूर थे। जिस शौक और हुनर का एतराफ़ उन्होंने वक्ती मदद के तहत किया था, अब वो इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। ज़ारा की कोशिश होती थी कि सूप से लेकर जूस तक हर चीज़ शब्बीर साहब से बनवाए। इनका देखा देखी हयान भी हर फरमाइश अब इनसे ही करता था। वो थक गए थे इन सब की फरमाइशें पूरी करते करते। कभी कभी इन्हें लगता कि वो मजलूम बहू हैं और इनका बेटा बहू इसकी सास ससुर जो नई नई फरमाइश करके इनका नाक में दम किए रखते हैं। आए रोज इधर की राह लेने वाले मेहमान 100 मुहावरे को सच कर रहे थे। अब किचन में खड़े खड़े इनकी टांगें शल होने लगती थी, मगर वो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। सो सबर के घूंट पीकर रह जाते। इस दिन भी यही सूरत हाल थी। सारा की अमेरिका पलट फ्रेंड सानिया अपने शौहर सलार के साथ लंच पर आ रही थी, और वो चूंकि ज़ारा की शादी पे नहीं आ सकी थी, सो ज़ारा बहुत पुरजोश थी। नौकरों की तो शामत आई हुई थी। इन्हें भी खानों की एक लंबी लिस्ट लेकर किचन तक महदूद कर दिया था। काम के दौरान जुनैद 2 बार इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया। वो शायद फैला हुआ काम छोड़कर जुनैद के साथ चले भी जाते, अगर ज़ारा जुनैद को डांटकर भगा ना देती तो। मुझे दिल के साथ बांधे बंदे ही सही, मगर उन्होंने सानिया और सलार के आने तक टेबल बहुत सारे खानों से भर दी। मगर खुद इनका हाल गर्मी और पसीने से अबतर हो रहा था। मेहमान चूंकि लेट पहुंचे थे, सो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते ही कुछ देर वो इन्हें ड्राइंग रूम में ले आए। मेहमान इनके बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। फ्रूट ट्रैफल बहुत मज़े का बना है। मीठे का शदाई सलाद तारीफ करे बिना नहीं रह सका। कोफ्ते ज़्यादा मज़े के हैं। सानिया ने भी टुकड़ा लगाया। वाकई आज कोफ्ते इतने मज़े के बने हैं, पेट तो भर गया मगर नीयत ही नहीं बढ़ रही। ज़ारा ने भी अपनी प्लेट में कोई तीसरी बार कोफ्ते का सालन निकालते हुए खाली डोंगा टेबल पर रखा। मुझे तो चाइनीज़ राइस ने आज अपना दीवाना बना लिया। अब तो हर रोज़ मुझे यही चाहिए। हयान ने अपनी
جوش خطابت میں مہمانوں کی موجودگی کو یکسر فراموش کرتے ہوئے ان سے فرمائش کی، جو کہ کوفتے کا سالن کا ڈونگا خالی کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ شبیر صاحب پھیکی سی مسکراہٹ لیے کچن میں چلے گئے۔ کیوں بھائی پارٹنر، تم یہیں کارٹون دیکھتے رہو گے یا باہر چل کے کچھ کھاؤ گے بھی؟ وہ سالن کا لبالب بھرا ڈونگا اور ٹھنڈے پانی کا جگ ڈرائنگ روم میں پہنچا کر کب سے اپنے روم میں ٹی وی دیکھتے ہوئے جنید کے پاس چلے آئے۔ اسے گدگدی کرتے ہوئے کھانے کا پوچھا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ یہی وہ بہت بے ساختہ ہنسی تھی جو ان کی ساری تھکن لے اڑاتی تھی۔ نہیں پارٹنر، مجھے بھوک نہیں، یہ کارٹون دیکھ کے پھر آپ سے کہہ دوں گا۔ ویسے بھی آپ نے وہی بنایا ہوگا نا، بریانی، قورمہ وغیرہ؟ جنید نے قدرے منہ پھلا کر کہا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ میں نے اپنے بیبی کے لیے اسپیگیٹی بنائی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے۔ اس کے لیے ٹی وی آف کرو اور چلو ڈائننگ ٹیبل پہ۔ شبیر صاحب نے اسے نرم بال بکھیر کر پکارتے ہوئے اٹھنے کا کہا۔ ہم اسپیگیٹی، مگر ابھی نہیں نا، ابھی مجھے بھوک نہیں، میں بعد میں کھا لوں گا۔ آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ جائیں نا کھانا کھائیں جا کر۔ انہیں کھانے کی ہدایت کرتا وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے جہاں مہمان کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکے تھے۔ ثانیہ زارا سے مچھلی پہ لگائے مسالے کی ترکیب پوچھ رہی تھی، جبکہ سالار حیات سٹنگ روم میں بیٹھے کاروباری بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ کھانا میں نہیں بناتی، کھانا تو ہمارے شیف بناتے ہیں، پچھلے ماہ ہی انہیں ہائر کیا ہے۔ چونکہ کانٹیننٹل شیف ہیں سو منہ مانگی سیلری پر راضی ہوئے ہیں۔ آج کل اچھے شیف بھی کہاں ملتے ہیں۔ وہ جو ڈائننگ چیئر گھسیٹ کے بیٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، تھٹک کر وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اپنی بہو کو پرملال نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان کی کارکردگی پر گہرے اطمینان کا اظہار کرتی زارا کی نظریں ان کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر پڑی۔ ثانیہ کی ان کی طرف پشت تھی سو وہ ان کی غیر پڑتی حالت سے بے خبر رہی۔ ایک پل کے لیے زارا کے چہرے پر شرمندگی کی ہلکی سی رمق جھلکی تھی، دوسرے ہی پل وہ موضوع بدلتی پہلے جیسے پرجوش سے ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مردہ قدموں کو گھسیٹتے اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ یعنی اپنے وقت کے کامیاب بزنس مین، جن کے ساتھ ان کے سرکل کے سب کامیاب بزنس مین بلا جھجک سرمایہ کاری پر تیار ہو جائیں، وہ اپنے گھر میں اس طرح متعارف کرائے جائیں گے۔ بہت دیر سے لایعنی سوچیں انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ کافی دیر بند کمرے میں ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے تھے، یہاں تک کہ مہمان زارا کے ہاتھ کی بدمزہ کافی پی کر جا چکے تھے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد زارا کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھے پتا ہے بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن بہت سی باتیں انسان کو مصلحت کے تحت کہنی پڑتی ہیں۔ دانستہ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے تہمید باندھی۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہاری کوئی وضاحت میرا دل صاف کر پائے گی؟ شبیر صاحب اس کی بات کاٹ کر برملا بولے تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر جب بولی تو کہتی چلی گئی، آپ تو جانتے ہیں کچھ عرصے سے کاروبار نقصان میں جا رہا ہے۔ حیات کو بزنس میں لگانے کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہے۔ ثانیہ کو بھی میں نے اسی سلسلے میں مدعو کیا تھا۔ سالار حیات کے بزنس میں انویسٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں سے واپسی کی امید ہو۔ میں یہ بتاتی کہ ہم شیف افورڈ نہیں کر سکتے تو بھلا ہمیں قرض دیتے۔ رسان سے ساری بات بتاتی وہ خود غرضی کی مجبوری کے سنہری ریپر میں لپیٹ کر پیش کر رہی تھی۔ اچھا، تو اس کے لیے اپنے باپ جیسے سسر کو نوکر ظاہر کرنا بہت ضروری تھا؟ جو سچ تھا وہ بھی کہہ سکتی تھی۔ زارا کی بدنیتی ان کے سامنے کھل چکی تھی، مگر ان کی صلح جو فطرت ان کے دل سے بدگمانی کے سارے بادل صاف کرنے پر تلی تھی۔ وہ ناراض نہیں تھے، پھر بھی جانے دل کے کس گوشے سے بھولا بھٹکا شکوہ زبان پر درایا۔ آپ ثانیہ کی فطرت کو نہیں جانتے۔ اگر میں آپ کا تعارف اپنے سسر کی حیثیت سے کرواتی تو وہ اپنے سارے سرکل میں یہ بات مشہور کر دیتی۔ اب کی بار وہ خاموش رہے۔ ویسے بھی گلے وہاں سجتے ہیں جہاں ندامت ہو، اپنے عمل پر شرمندگی ہو۔ آپ نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ دیکھیے میں آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے گرم کر کے لائی ہوں، اب تو ناراضگی چھوڑ دیں۔ لہجے کو دانستہ خوشگوار کرتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے مختلف سالن پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ سوچ کر رہ گئے، کچھ لوگ دوسروں کو خالی ہاتھ کر کے بھی سوچتے ہیں کہ ان سے پھر پہلے جیسا رویہ رکھا جائے، جبکہ وہ خود نیا زخم دینے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ زارا کی فطرت تو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ بھٹکے تو وہ تھے اپنا راستہ، اب انہیں اپنے صحیح راستے کا انتخاب کرنا تھا۔ سر جھکا کر نوالے لیتے ان کا تھکا ہوا ذہن متحرک تھا۔
दूसरे ही दिन उन्होंने कई रेस्टोरेंट्स के ईमेल एड्रेस पर अपनी CV ईमेल कर दी। वो अपने जहन में ज़िंदगी का लाएअमल तरतीब दे चुके थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ इंटरव्यू कॉल का, जो जल्द ही आ गई। वो चाहते तो कारोबार, अपना बिजनेस ज्वाइन कर सकते थे, मगर वो उम्र का आखिरी हिस्सा अपने शौक की तकमील में गुजारना चाहते थे। दिन भर मेहनत वो बेदिली से रियाकार चेहरों की खुशी के लिए भी तो कर सकते थे। क्यों ना अपने शौक की तस्कीन के लिए दिल की खुशी से कर लें। जल्दी एक 5 स्टार होटल में इनको शेफ की जॉब मिल गई। इनके हाथ में इतना जायका था, इनकी बनाई हुई डिशेस जल्द ही इनकी पहचान बन गई। वो बहुत खुश रहने लगे थे। जॉब से आकर ज़्यादातर अपने कमरे में आराम करते या फिर जुनैद के साथ खेलते रहते। ज़ारा इनकी काया पलट पर हैरान थी। कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन चुप भी नहीं रह सकती थी। अपने बातिन की बुराई के हाथों मजबूर जो थी, इसका हल इसने ये निकाला, जानबूझ के बदमज़ा खाने बनाने लगी। किसी तरह तो शब्बीर साहब उकताकर किचन का रुख करेंगे और ज़िम्मेदारियां कुछ वक्त के लिए सही फिर भी संभाल लें। वो जो रेस्टोरेंट में शानदार लंच करके आते थे, उन्होंने डिनर करना ही छोड़ दिया था, जिस पे ज़ारा बिलबिला के रह गई। शब्बीर साहब तो क्या उकताते, हयान बदमज़ा खाने खा खा के एक दिन चीख उठा और खाना बनाने के लिए किसी और को रखने की हिदायत कर दी। जल्द ही ज़ारा ने सलमा को खाना बनाने के लिए रख लिया। शब्बीर साहब को इनके हाल पर छोड़ दिया। इन्हें जॉब करते 1 साल हो गया था जब इनकी मुलाकात एक निजी चैनल के MD से हुई। सबकी तरह ताहिर हमीद साहब भी इनके खानों के फैन थे। इनकी किस्मत ने पलटा खाया। ताहिर हमीद साहब ने बज़द इस्हार इन्हें अपने चैनल पर काम करने की ऑफर की, जो उन्होंने कुछ पसोपेश के बाद कबूल कर ली। लेकिन ये बात उन्होंने घर में किसी को नहीं बताई। वो रेस्टोरेंट की जॉब और शो दोनों जारी रखे हुए थे, इसलिए रात गए लौटते थे। एक दिन भी मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर गहरे बादलों से घिरा हुआ था। बारिश बस हवा ही चाहती थी। जब वो घर में दाखिल हुए, आज उन्होंने रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि चैनल से 2 साल का मुआहदा हो गया था। वो अभी दूसरे शो की रिकॉर्डिंग करवा कर आए थे। वो लॉन से गुजर रहे थे, इनके कदम ठटक कर रह गए। अरे ये तो वही शेफ है ना जो तुम्हारे घर में थे। मुझे याद है पिछले साल जब आई थी तब ही इनके हाथ का खाना खाया था मैंने। टीवी पर शायद इनका पहला शो रिपीट में ऑन एयर था। सानिया के लहजे में खुशगवार सा ताज्जुब था। ज़ारा की नज़र सड़क से टीवी की तरफ उठी। ये शो वो रात में देख चुकी थी और इनसे सारी तफसील भी पूछ चुकी थी। इनके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट चमकी। नहीं तो ये तो मेरे ससुर हैं। असल में हाल ही में चैनल वालों ने एजाजी तौर पर इन्हें अपॉइंट किया है। ये शेफ भी तो बहुत अच्छे हैं। कोई भी इन्हें अपने साथ काम की ऑफर कर सकता है। तखाफुर से भरे लहजे में इस तफसील से बताती ज़ारा का चेहरा पुरजोश था। मगर ज़ारा, ये तो मुझे वही शेफ लग रहे हैं। मैंने काफ़ी घंटे गुजारे थे तुम्हारे घर पे। इनके तो खाने इनकी पहचान थे। इनका शफ़क़त भरा अंदाज मुझे नहीं भूलता। पुरसोच अंदाज में सानिया 1 साल के पहले के मंजर में खोई हुई थी। इसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इसकी आंखें धोखा नहीं खा सकी। तुम्हें गलत फहमी हुई है यार। नजरें चुराते हुए सच झुठलाती ज़ारा दिल ही दिल में अपने अमल पर अब शर्मिंदा थी। मैं दावे से कह सकती हूँ ये वही शेफ है। तुम कह रही हो तुम्हारे ससुर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अपने ससुर को ही शेफ जाहिर किया हो? सानिया अब मशकूक नजरों से इसे देखते हुए लबों पर जहर खंदा मुस्कुराहट सजाए इससे पूछ रही थी। मैंने कहा ना, वो कोई और शेफ थे। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? दुनिया में एक शक्ल के 2 लोग भी तो हो सकते हैं। तुम तो बात पकड़ के ही बैठ गई है। छोड़ो ये सब बातों को, ये कबाब लो। इसने आखिर में अपना लहजा नरम करते हुए इसे कबाब पेश किए। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर तुम ये बताओ, कल की क्या मसरूफियात हैं? मैं सोच रही हूँ कल कहीं बाहर डिनर करते हैं और अच्छी सी मूवी भी देखेंगे। सानिया ने मायने खैज मुस्कुराहट होठों में दबाते हुए दानिस्ता मौजू बदल दिया। वरना वो तो समझ सब गई थी, और समझ तो शब्बीर साहब भी गए थे। तभी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए।